हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। किसी भी हाई कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को संविधानिक तरीके से इनवैलिड बोल दे। या फिर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संशोधन संविधान में किया जाएगा इंडिया के, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी नाइदर वन और नॉर टू, दोनों में से कोई आंसर सही नहीं। बिल्कुल हाई कोर्ट को अलाउ है कि वो सेंट्रल अथॉरिटी के लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर सकता है। दोस्तों, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है या पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि उसको चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तरीके से वो ठीक है कि नहीं। और अगर वो सही नहीं लगेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, तो वो लोग क्वेश्चन भी उठाएंगे और जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है। कहने का मतलब कि वो इनवैलिड हो जाएगा। और दोस्तों, जो अमेंडमेंट की जाती है संविधान में, मतलब जो संशोधन करते हैं हम, वो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उस पर भी क्वेश्चनिंग कर सकता है। अगर क्वेश्चनिंग नहीं करेगा तो पार्लियामेंट है, पूरा संविधान कब का बदल गया होता। आइए देखते हैं अगला सवाल। परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम पीपीपी कहते हैं, एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। एंड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। गलत है दोस्तों। पीपीपी जो है ये हम एक्सचेंज रेट्स होता है, जैसे कि नॉमिनल एक एक्सचेंज रेट होता है, पर परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट होता है। तो दोस्तों, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है उसके इन्फ्लेशंस इंक्लूड्स होते हैं उसमें, और जो पीपीपी है इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। तो ये एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं प्राइसेस को कंपेयर करके, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, फिर हम निकालते हैं। और दोस्तों, जिस बेस को लेते हैं, यानी कि जिस प्रोडक्ट को लेते हैं, सर्विसेज को लेते हैं, उस बास्केट को सेम कंट्रीज़, मतलब उसी को सारे कंट्री से कंपेयर करेंगे। तो इसके हिसाब से जो है इंडिया, अगर पीपीपी में बात करें तो इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे आ जाती है, ना कि 6th नंबर पे। नेक्स्ट, with reference to the cultivation of kharif crops in India in the last 5 years, आपको कंसिडर करना है स्टेटमेंट और बताना है कि कौन सा कोड सही है, स्टेटमेंट सही है। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ द हाईएस्ट। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन द ऑल सीड्स। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ सुगर केन, एंड एरिया अंडर सुगर केन कल्टिवेशन हैज़ स्टेडीली डिक्रीज्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3, यानी कि 1 and 3, सेकेंड और फोर्थ गलत हो जाएगा। एरिया जो राइस कल्टीवेशन का है वो हाईएस्ट है, और जो एरिया कॉटन कल्टीवेशन का वो ज़्यादा है शुगर केन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1 and 3। दोस्तों, आपको पता है खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स के बारे में। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उसे हम समर में लगाते हैं, एंड जो राबी क्रॉप्स होते हैं उसे हम विंटर में सोन करते हैं, मतलब लगाते हैं। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? Spices, fresh fruits, pulses, vegetable oils. तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेजिटेबल ऑयल्स हमने लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मंगवाया, लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा मंगवाया है, और 2019 के हिसाब से ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल्स। अगला सवाल है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, लिबर्टी की जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बताना है। फर्स्ट है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। दोस्तों, अगर हम ये ऑप्शन देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा है कि अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर यू लाइक्स।
मतलब जो आपको ठीक लगे वो आप करें, वो लिबर्टी है। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉलिटी के हिसाब से लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, बट ये लिबर्टी की अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। मतलब दोस्तों पॉलिटी में जो है लिबर्टी का डेफिनेशन होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, आपको अपॉर्चुनिटी मौका दिया जाए कि आप अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप कर पाएँ, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना आए आपके डेवलपमेंट स्टेज पे। नेक्स्ट, Which one of the following is not the most likely measure the government या RBI takes to stop the slide of Indian rupee? तो दोस्तों पूछा है कि ये मोस्ट लाइकली मेज़र नहीं है जो RBI लेती है स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपी को रोकने के लिए। तो curbing the imports of non-essential goods and promoting exports, encouraging Indian borrowers to issue rupee-dominated masala bonds, easing conditions relating to external commercial borrowing, and following an expansionary monetary policy। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब दोस्तों बस फॉलो करना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए पूछा है यहाँ पे कि नहीं है जो गवर्नमेंट लेती है, आरबीआई लेती है। दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें आरबीआई के भी मेंबर्स होते हैं और गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन आरबीआई के कंसल्ट से। तो अगर मान लो आपसे पूछा कि इन्फ्लेशन कौन डिसाइड करता है, तो याद रखना गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन, लेकिन आरबीआई के कंसल्ट से डिसाइड करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज द डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। मतलब दोस्तों यहाँ पे डिक्टेट से लेके आपको मेनली बताना है कि क्या है। दे शैल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। They shall ensure that the systems that owned and operated by public sector enterprises, they shall submit the consolidated system audit report to the CAG, Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वन ओनली। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है सही आंसर, ये सेकंड और थर्ड गलत हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देना, कभी कभी बहुत माइनर केस में ओनली वाले ऑप्शंस भी सही हो जाते हैं। Which of the following adopted a law on the data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulations in April 2016, और स्टार्ट कर दिया था ये 25 मई 2018 से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के बाद ही फिर हमारे यहाँ भी राइट टू प्राइवेसी का काफ़ी ट्रेंड हो गया था, और राइट टू प्राइवेसी में आप याद रखना कि ये जो है पुट्टा स्वामी केस से आया था, पुट्टा स्वामी केस। और ये भी ध्यान देना आप कि जो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा राइट टू प्राइवेसी। तो और दोस्तों एपी शाह कमेटी भी जो है रिलेटेड है प्राइवेसी से ही। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स है, आप ध्यान देना। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया के साथ इंडिया ने डील साइन किया था कि वो एक्शन फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज न्यूक्लियर फील्ड में। दोस्तों ये फैक्ट्स बेसिस है, तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ खास नहीं है। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके थ्रू, मतलब कैसे मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में बढ़ सकता है। ए, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम CRRB कहते हैं, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम SLR भी कहते हैं, एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री।
दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों जो CRR होता है, आपको पता है कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं इसको। इसमें जो होती है, जो RBI कहती है बैंक को कि आप कुछ अप्रोप्रिएट जो अमाउंट है कैश के रूप में आप RBI के पास रख दो, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज नहीं करती है RBI। तो दोस्तों वो पैसा जो है वो आइडल पड़ा रहता है और उस पर कोई रिटर्न नहीं आता कमर्शियल बैंक्स को। तो उससे क्या होता है कि वो एक तरह का हिंड्रेंस है मनी मल्टीप्लायर में। और दोस्तों अगर इंक्रीज करेगा बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन तो इससे बैंक की अर्निंग होगी और मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। और SLR भी जो दोस्तों होता है कि इसमें कैश भी रख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ रख सकते हैं, गोल्ड वगैरह भी रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत रेट ऑफ रिटर्न बैंक्स को मिल जाते हैं SLR रखने से, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज़ गोल्ड है तो वो अप्रिशिएट करते हैं, तो बैंक को फ़ायदा होता है। और दोस्तों इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्री का बढ़े, तो बैंक से कोई रिलेशन नहीं है इसका। अगला सवाल है कि आपको कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को और बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इन ऑगमेंटेड रियलिटी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाते हैं एंड द फिजिकल वर्ल्ड को कम्प्लीटली शट आउट कर दिया जाता है। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि इमेज जो जनरेट की जाती है कंप्यूटर से, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स पे। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। और VR जो यानी वर्चुअल रियलिटी क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्सन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा B, यानी 3 and 4। 3 and 4 फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, कि यहाँ पे लिखा है कि मतलब फिजिकल वर्ल्ड से कम्प्लीटली शट आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि फिजिकली हम कभी भी शट आउट नहीं होते, फिजिकल वर्ल्ड में ही रहते हैं, वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी। द वर्ड Denisovan is sometimes mentioned in media in reference to fossils of the kind of dinosaurs and early human species, a cave system found in northeast India, या फिर geological period in the history of Indian subcontinent। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि डायनासोर से, बट नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Functional chromosome can be created by joining segments of DNA taken from the cells of different species, and pieces of the artificial functional DNA can be created in laboratory. A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in the laboratory, and cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। एक मिनट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, यानी फंक्शनल क्रोमोजोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन आउट फ्रॉम द सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट, अ डिजिटल सिग्नेचर क्या है आपको बताना है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट, यूज टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन or server on internet, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C, यानी 3 ओनली। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो चेंज ना हो। वियरेबल टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में दोस्तों आपको बताना है कि जो टास्क है कॉम्प्लेक्स में वियरेबल डिवाइसेस कौन कौन से टास्क कर सकते हैं। तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन एंड असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D, यानी कि तीनों कर सकते हैं 1, 2 and 3। अगला सवाल है RNA इंटरफेरेंस, जिसको RNAi भी कहते हैं टेक्नोलॉजी। काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये लास्ट फ्यू ईयर्स में। आपको बताना है क्यों पॉपुलर हुआ है। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, it can be used to develop hormone replacement therapies, and it can be used to produce the crop plants that are resistant to viral pathogens।
तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज नहीं है। तो हमारा, अगर मैंने थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो हमारा बच्चा 1 to 4 एंड 1 4। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी 1 2 एंड 4। अगला सवाल है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व किया मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इस ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? हिग्स बॉसम पार्टिकल्स डिटेक्ट किया गया था, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किया गया, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वॉर्म होल वॉज कन्फर्म, या फिर ये सिंगुलैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इनेबल किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्टेड। Which of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India? Genetic predisposition of some people। दोस्तों यहाँ पे माइक्रोबियल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कि बॉडी में जो भी आप दवाई ले रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो बॉडी में काम नहीं करता है, तो फिर उसके हाई डोजेस लेने पड़ते हैं, फिर वो भी एक टाइम के बाद काम नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर जो माइक्रोबियल पैथोजेंस होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को रहना ढालना सीख लेते हैं और उस दवाई का असर उन पर ख़त्म हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द सम पीपल, किसी लोग में जेनेटिक ही ऐसा होता है, या फिर इनकरेक्ट डोजेस लेने से होता है, आप सही तरीके से दवाई का डोज नहीं ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी लोग क्या होते हैं, डॉक्टर कहता है 4 दिन या 8 दिन की दवाई खा लेना खाने के लिए, और लोग एक दिन खा लेते हैं और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कुछ बैक्टीरिया और कुछ पैथोजेंस अगर बॉडी में रह जाते हैं तो फिर वो बाद में एक्टिव हो जाते हैं, तो इसीलिए डोजेस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। और एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, और जो लाइव स्टॉक फार्मिंग में भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो भी ये भी सही है। और जो मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ सम पीपल, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। तो अगर हम 4 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा 1 2 एंड 1 3 है ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 2 एंड 3। वही है 2 एंड 3 में कि लाइव स्टॉक फार्मिंग में जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं उनको, और सेकंड है कि जो हम इनकरेक्ट डोज लेते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द SAS9 या CAS9 प्रोटीन? तो अब क्या है ये? क्या ये मॉलिकुलर सीजर है जो टारगेट करते हैं जीन एडिटिंग को? बायोसेंसर है जो एक्यूरेट डिटेक्शन करती है पैथोजेंस की पेशेंट में? या फिर ये जीन है जो प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाती है? या फिर ये हर्बिसिडल सब्सटेंस है जो सिंथेसाइज किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, ये एक मॉलिकुलर सीजर्स है जो कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में काम करता है। और दोस्तों अब ध्यान रखना कि ये 2018 में भी ये सवाल इससे रिलेटेड था, ये ऑप्शन में था, और 2019 में ये क्वेश्चन में पूछ दिया गया। तो रिपीटेशंस होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से कभी कभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट? तो दोस्तों बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं, मच लाइक ट्रांसमिट होता है HIV की तरह, वायरस की तरह। एंड हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस सी की तरह नहीं, उसके पास उसकी वैक्सीन नहीं है। ग्लोबली जो है द नंबर ऑफ़ पीपल जो इन्फेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी से वो काफ़ी ज़्यादा है जो इन्फेक्ट होते हैं HIV से। और सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस, वो सिम्टम्स बहुत सालों तक उनके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो चूँकि दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी अनलाइक द हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन, बिल्कुल वैक्सीन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।